जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। प्रश्न कह रहा है दोस्तों वैसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो दोस्तों यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद की विचारधारा को क्या किया, तो यह आगे बढ़ाने का काम किया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितना है। दोस्तों भारत के जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी जो है लगे समुद्र तट की लंबाई के बारे में पूछ रहा है, कितना किलोमीटर की है। ऑप्शन है 5700 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर या 6300 किलोमीटर। तो दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई जो लगभग है वह 6100 किलोमीटर की है। कितना है? 6100 किलोमीटर की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। कृष्णा नदी जो है दोस्तों उसका उद्गम स्थल वह कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है महाबलेश्वर से, खांडला से या उद्गम मंडलम से या पंचमढ़ी से। तो दोस्तों कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर से यह निकलता है। महाबलेश्वर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के जो है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से क्या होती है, तो यह कृष्णा नदी निकलती है। महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से यह कृष्णा नदी निकलती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी जो है दोस्तों यह 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूमती है। ऑप्शन है 12 डिग्री, 15 डिग्री या 18 डिग्री या 20 डिग्री। तो दोस्तों पृथ्वी जो है यह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। दोस्तों आपको पता होगा पृथ्वी जो है यह 24 घंटे में एक बार एक परिक्रमा अपने अक्ष पर कर लेता है। तो दोस्तों अगर एक बार घूमता है तो पृथ्वी कितना डिग्री बनाएगी, तो यह 360 डिग्री बना लेती है, 360 डिग्री घूम लेती है। दोस्तों एक दिन में कितना घंटा होता है, तो यह 24 घंटा होता है। 24 घंटा से अगर काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो दोस्तों एक घंटा में जो है यह 15 डिग्री घूमेगी। अगर ऐसे नहीं पता है तो दोस्तों 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, या 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसलिए 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से भी ध्यान रखेंगे तो इतना आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधा में नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ऑप्शन सी है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ऑप्शन डी है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के, मान के चलिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और इसके बीच पृथ्वी आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है यह चंद्रमा पर पूर्ण तरह से नहीं पड़ता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। ब्रिटिश शासन के द्वारा दोस्तों वह किनके बीच जो है भारतीय के पहली लाइन शुरू की गई थी। ऑप्शन है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ठाणे, चेन्नई से मुंबई या मुंबई से नागपुर। तो दोस्तों प्रथम रेलवे की लाइन जो है मुंबई से ठाणे के बीच लगाई गई थी। वह कितने किलोमीटर का था, तो दोस्तों यह 34 किलोमीटर के रेलवे लाइन लगाया गया था। दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी जो है
16 अप्रैल 1853 के समय 1853 में चलाई गई थी। उस समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह लॉर्ड डलहौजी थे। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल कब से कब तक था? अपने पद पर भारत के गवर्नर जनरल पद पर कब तक रहा? तो यह 1848 से 1856 तक यह भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है निम्नलिखित स्थानों के बीच मुंबई और ठाणे के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। वह कितने किलोमीटर की थी? तो यह 34 किलोमीटर की थी। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछ रहा है वह भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन है सिंह, बाघ, चीता या गाय। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? यह बाघ है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पॉलिटी का प्रश्न है। भारत में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सदन, कौन सा सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। उसमें से दोस्तों पूछ रहा है कौन सा अधिक शक्तिशाली है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, या ए और बी दोनों समान रूप से शक्तिशाली है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या है? दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न था दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? वायुसेना में सबसे छोटा पद कौन सा है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट, या पायलट ऑफिसर, या कैप्टन, या फ्लाइंग ऑफिसर। तो दोस्तों वायुसेना में कमीशन्ड के अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? यह पायलट ऑफिसर का होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार यानी पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है भारत रत्न, महावीर चक्र, अशोक चक्र, या परमवीर चक्र। तो दोस्तों युद्ध और साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। तो दोस्तों यह भारत रत्न जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है, और महावीर चक्र दोस्तों यह द्वितीय श्रेणी के सैनिक अलंकार यानी कि द्वितीय श्रेणी के सैनिक के क्षेत्र में इन्हें महावीर चक्र दिया जाता है। और दोस्तों यह अशोक चक्र जो है यह शांति काल में सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के कर्मियों को दिया जाता है। बेसिकली अशोक चक्र जो है यह शांति काल में, युद्ध के समय में शांति काल के में दिया जाता है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? नागरिक पुरस्कार अगर पूछे तो भारत रत्न हो जाएगा, और युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? दोस्तों एक समतल दर्पण पर आपतित कोण जो है यह 60 डिग्री का है, तो कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, या 180 डिग्री। तो दोस्तों अगर आपतित कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे I बराबर R होता है, जितना आपतित कोण उतना ही परावर्तित कोण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? किसका मात्रक है? समय का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, तीव्रता का मात्रक है, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन है। तो दोस्तों यह एक प्रकाश वर्ष जो होता है यह लंबे दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों यह लंबे दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोस्तों लंबाई का मात्रक हो जाएगा। आप लोग को एक चीज और इससे ध्यान रखना होगा दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो वह कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखें। 13 नंबर प्रश्न है, एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचना पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों एक लकड़ी है जिसको ऐसे उठाना क्या होता है? आसान होता है, बल्कि ऐसे उठाना क्या होता है? तो यह ऊर्ध्वाधर, यह भारी हो जाता है, और यह क्या हो जाता है? तो यह आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग कहीं देखते होंगे अगर कोई मकान बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है तो कभी रड उड को जो है ऊपर पहुंचाना रहता है तो एक सिरे से बांध देता है, बल्कि नहीं कि जैसे इसमें है और यहाँ पर बांध दिया फिर उठाया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भारी हो जाएगा। इसे उठाने में आसान पड़ता है क्योंकि इसका जो भार होता है दोस्तों एक ही सिरा पर लगता है। अगर इसमें बीच में बांध के उठाएंगे तो दोस्तों इसका भार जो है दोनों साइड से लगेगा, तो ये ज्यादा भारी हो जाएगा, और इसके ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, भार केवल एक ही हिस्सा को संभाले रखना होता है
घर्षण कम हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है, या ग्रेविटेशन यानी जी कम हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, यह भार के केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है जब कोई वस्तु यानी कि पिंड एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो क्या होता है, उस पर कोई कार्य नहीं होता है, नहीं हो रहा होता है, उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, उस वेग में सदैव एक रास्ता रहता है। कह रहा है दोस्तों जब कोई पिंड है, कोई वस्तु है, एक वृत्त के अनुचर गति से चलता है तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर कोई कार्य नहीं होगा, नहीं हो रहा होता है, क्योंकि दोस्तों कोई कार्य होने के लिए विस्थापन होना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से में फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने के लिए लड़कों को अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा। ऑप्शन है पहले से भारी लगेगा, पहले से भारी लगेगा, पहले से हल्का लगेगा, पहले के समान भार वाला लगेगा, या पहले तो हल्का लगेगा फिर भारी लगने लगेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले के समान भारी भार वाला लगेगा। दोस्तों आज के क्लास में दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, फिजिक्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। दोस्तों ये पानी का एक बीकर है, इसमें क्या है, पानी से भरा हुआ है और इस पर क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब वह बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, वही पूछ रहा है, पानी का स्तर क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, वही बना रहेगा, उठेगा या नीचे जाएगा, यह बर्फ के टुकड़े के आकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर पानी एक बीकर है, उसमें पूरे लबालब पानी भरा हुआ है, उसमें एक क्या है, यह जो है बर्फ का टुकड़ा है, अगर पिघल जाएगा तो पानी का स्तर न घटेगा न बढ़ेगा, बस क्या रहेगा दोस्तों, वही बना रहेगा। दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, कारण क्या है। कारण क्या पूछ रहा है दोस्तों, कारण है, ऑप्शन है वायुमंडलीय तापमान तुगनता के साथ साथ घटता है। ऑप्शन बी है ऊपर वायुमंडल में पृथ्वी की तुलना में कम जल वाष्प होता है। ऑप्शन सी है ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की तुलना में अधिक जल वाष्प होता है। ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब तुगनता के साथ साथ क्या होता है, तो यह घटता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब तुगनता के साथ साथ क्या हो जाएगा, यह घटता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, पदार्थ द्रव की अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों ही वर्णित है निम्नलिखित कहलाता है। ऑप्शन है तरल, द्रव, ठोस या गैस, ठोस, द्रव या गैस। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन जो है सी, ठोस जो है पदार्थ यह अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों ही वर्णित होता है। ऑप्शन डी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा फुले या नरेंद्र दत्त। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है यह महात्मा फुले के द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। दोस्तों भारत के राष्ट्रगान कौन सा है, तो वह जन गण मन है। उसके रचयिता के बारे में पूछ रहा है, उसकी लेखक कौन है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भारत के राष्ट्रगान जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1939 ईस्वी। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था। यह भी प्रश्न दोस्तों अगर कोई भी एग्जाम हो ऐसे ये प्रश्न नहीं पूछा गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है 1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1944 ईस्वी या 1945 ईस्वी। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।